पिछले अंक में हम रूसो के राजनीतिक चिंतन के कुछ पक्षों का अध्ययन कर चुके हैं और अंत में उसकी जो समीक्षा का पक्ष है उसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे थे। और रूसो की समीक्षा में जो दो मुख्य आपत्तियां उठाई गईं विद्वानों के द्वारा उसके चिंतन पर, उनका हम उल्लेख कर चुके हैं। उसमें से एक आपत्ति तो ये थी कि अन्य अनुबंधवादियों की तरह रूसो भी एक काल्पनिक इतिहास के आधार पर अपनी मान्यताओं का प्रतिपादन करता है। उसका इतिहास ज्ञान कुछ डेफिशिएंसी उसके इतिहास ज्ञान में है और उससे उसका चिंतन भी दूषित हो जाता है। और दूसरी ये कि वस्तुतः बिना अनुबंध के विचार का सहारा लिए ही रूसो अपनी सभी मान्यताओं का प्रतिपादन कर सकता था। यानी कॉन्ट्रैक्ट का जो एप्लीकेशन है, जो यूज़ है, वो सुपरफ्लुअस है। न केवल सुपरफ्लुअस है बल्कि उस अनुबंध के माध्यम से जब उसने अपनी मान्यताओं का प्रतिपादन किया तो उसकी मान्यताओं में बड़े गंभीर अंतर्विरोध भी उत्पन्न हो गए, क्योंकि अनुबंध के आधार पर आप एक स्वाभाविक समाज या स्वाभाविक राज्य की धारणा का प्रतिपादन नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कभी एक ऑर्गेनिक सोसाइटी या एक ऑर्गेनिक स्टेट का सोर्स नहीं हो सकता। तो इसलिए न केवल अनुबंध का विचार अनावश्यक था बल्कि अनुबंध के विचार को अपनाने के कारण उसके राजनीतिक चिंतन में एक भारी अंतर्विरोध आ गया है। ये दो पक्ष हैं जिनके ऊपर की हम विचार कर चुके हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा उसकी आलोचना हुई वो उसके सामान्य इच्छा के सिद्धांत को लेकर हुई, जो कि उसका सबसे प्रमुख सिद्धांत भी है, लेकिन जो जिसकी आलोचना भी विद्वानों के बीच बड़े पैमाने पर हुई है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो जर्नल विल है एक बड़ा मिस्टीरियस, एक बड़ा रहस्यपूर्ण या एक क्वाजी मेटाफिजिकल सिद्धांत है, एक अमूर्त सिद्धांत है, इसमें एक एब्स्ट्रैक्टनेस है। और जर्नल विल से क्या आशय है, जैसा कि सेबाई ने लिखा कि जर्नल विल का कोई कॉन्क्रीट एम्बॉडीमेंट नहीं दिखाई पड़ता, कि अगर हम उसको एक फैंटम की तरह हमें आकर्षित करता है, प्रभावित करता है, लेकिन उसमें क्या सब्सटेंस है, क्योंकि जो भी जिस तरह से भी सामान्य इच्छा का उदय होता है या जिस तरह से अपनी आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा में वो अंतर करता है, व्यक्ति की आदर्श इच्छा यथार्थ इच्छा में, वो सब स्पेक्युलेटिव बातें तो हैं, लेकिन अंततः उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता कि जैसे कि रियल विल और एक्चुअल विल में कैसे डिस्टिंक्शन करें। स्वार्थ और परमार्थ में क्या बिल्कुल स्पष्ट सीमा रेखा होती है, और कैसे स्वार्थ को और कैसे परमार्थ को परिभाषित किया जाए। ये कोई ऐसा विषय तो है नहीं कि जिसको हम किसी फार्मूले से निरूपित कर सकते हैं और उसको आप सबके ऊपर लागू कर दीजिए और हर व्यक्ति उसको अपनाकर स्वार्थ और परमार्थ में भेद करना सीख जाए। स्वार्थ और परमार्थ का जो विषय है वो सब्जेक्टिव भी है, उसका संबंध संस्कार से भी है, उसका संबंध शिक्षा से भी है। तो एक तो ये है कि जितना सीधा सीधा प्लेटो ने कह दिया है कि रियल और एक्चुअल विल दो होती हैं और उसमें से रियल विल की तरफ ध्यान देना है, एक्चुअल विल की तरफ ध्यान नहीं देना है, तो एक जर्नल स्टेटमेंट है। लेकिन ये एक ऐसा जर्नल स्टेटमेंट है जो कि हमको कहीं ले जाके कोई निश्चित हमारा मार्गदर्शन नहीं करता।
और फिर उसके रियल विल के आधार पर जो सामान्य इच्छा बनती है उसके कंटेंट्स क्या हैं, कि सामान्य इच्छा का आपने एक अमूर्त सा स्वरूप प्रस्तुत कर दिया। उस सामान्य इच्छा में ना आपने रंग भरे हैं, ना उसके अंग बताए हैं, ना उसके स्वरूप को स्पष्ट किया है, केवल एक फैंटम के तौर से वो हमारे सामने आपने प्रस्तुत कर दी। तो ये जो, और इसलिए इस तरह के जो विचार हैं वो उनको फिर उसमें ये हुआ कि जैसा कि बाद में हुआ भी कि हर व्यक्ति ने, हर राजनेता ने, हर विचारक ने सामान्य इच्छा को अपना रंग दे दिया, अपना रूप दे दिया। और इसलिए ये आलोचना भी बहुत बड़े पैमाने पर होती रही कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत एक दुधारी तलवार है, जिसके द्वारा आप अगर लोकतांत्रिक मान्यताओं का पक्ष पोषण कर सकते हैं तो उसके द्वारा आप अधिनायकवादी मान्यताओं का भी पक्ष पोषण कर सकते हैं। यानी जो जनरल विल का कॉन्सेप्ट है उसके इम्प्लिकेशंस डेमोक्रेटिक भी हैं और उसके इम्प्लिकेशंस अथॉरिटेरियन भी हैं। और हमने देखा कि कैसे फ्रांस के क्रांतिकारियों ने फ्रांस की क्रांति के बाद सामान्य इच्छा के सिद्धांत का रॉबस्पियर ने मिसयूज़ किया, दुरुपयोग किया। और समीक्षकों का मानना है कि केवल रॉबस्पियर ही नहीं, हिटलर ने, स्टालिन ने, जितने भी अधिनायक हुए, उन्होंने यही कहा कि बस मेरी ही इच्छा सामान्य इच्छा है, या मैं जानता हूँ कि सामान्य इच्छा लोगों की क्या है। और इस तरह से उन्होंने अपने डिक्टेट्स को जनरल विल कह दिया कि हमारे जो डिक्टेट्स हैं वो जनरल विल को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए इसकी जो एब्स्ट्रैक्टनेस है सामान्य इच्छा के सिद्धांत की, वो उसका सबसे गंभीर दोष है, क्योंकि इस सामान्य इच्छा को आप डेमोक्रेटिक इंटरप्रिटेशन भी दे सकते हैं और इस सामान्य इच्छा को आप अथॉरिटेरियन इंटरप्रिटेशन भी दे सकते हैं। दोनों तरह से इसको इंटरप्रेट करके दोनों पक्ष के लोग अपने अपने विचार का, अपनी अपनी प्रेजुडिशेस का, अपने अपने बायसेस का पक्ष पोषण कर सकते हैं। तो ये एक सामान्य इच्छा के सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष है। दूसरी बात यह है कि वो कहता है कि अब उस सामान्य इच्छा का सृजन या उसका इमर्जेंस कैसे होती है, इसका भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, या जो भी विवेचन मिलता है वो उसमें कई प्रकार के उत्तर मिलते हैं कि हाउ टू फार्मुलेट जनरल विल। यानी जनरल विल क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, ये एक पजल है, एक पहेली है जिसका कि क्योंकि रूसो की रचनाओं में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी और उसके बाद की रचनाओं में भी ये समझ में नहीं आता कि वो सामान्य इच्छा को संख्यात्मक मानता है, और उसके कई वक्तव्य ऐसे हैं जिसमें वो कहता है कि सामान्य इच्छा का स्वरूप संख्यात्मक नहीं है, और वो डिस्टिंक्शन भी करता है जनरल विल और विल ऑफ ऑल में, कि विल ऑफ ऑल तो संख्यात्मक है लेकिन जो जनरल विल है वो क्वालिटेटिव है। लेकिन अब इस क्वालिटेटिव से अर्थ क्या हुआ, ये सवाल है। और फिर उसके बाद के कई ऐसे कथन हैं जिससे कि लगता है कि नहीं, सामान्य इच्छा जो है वो उसका जो स्वरूप है वो गुणात्मक तो है, लेकिन उसकी गुणात्मकता का निर्धारण एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक समस्या है कि जो सामान्य इच्छा है वो संख्यात्मक अवधारणा है या गुणात्मक अवधारणा है। फिर सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी भी समाज में, किसी भी राजनीतिक समाज में जो सामान्य इच्छा का लक्ष्य है कि एक सर्वानुमति बने, एक कंसेंसस बने और वही इस कंसेंसस से समाज संचालित हो। ये बात कहने में जितनी आसान लगती है या अच्छी लगती है, उसकी व्यावहारिक उसकी समस्याएं बहुत अधिक हैं।
क्योंकि कंसेंसस की बात करना तो आसान है और आकर्षक भी है, लेकिन कंसेंसस किसी सोसाइटी में बने किसी भी एक विषय पर, मान लिया एक आध विषय पर बन भी जाए, तो जितने भी महत्वपूर्ण विषय या जटिल विषय किसी समाज के सामने आएंगे उनके ऊपर एक कंसेंसस बन जाएगी हमेशा, और वो कंसेंसस हमेशा चलती रहेगी। क्योंकि हर चीज़ जनरल विल के आधार पर होना चाहिए, यानी कंसेंसस के आधार पर होना चाहिए। तो ये तो असंभव स्थिति है कि कोई सोसाइटी हमेशा सर्वसहमति के आधार पर, सामान्य इच्छा के आधार पर संचालित होती रहेगी और विभिन्न विषयों पर सदैव सामान्य इच्छा व्यक्त होती रहेगी, सर्वानुमति प्रकट होती रहेगी। तो ये तो असंभव सी स्थिति है और इस प्रकार की बात करना भी हास्यास्पद है। लेकिन रूसो अब ऐसा मानता है कि जो जर्नल विल है वो एक जर्नल विल पर आधारित जो सहमति है, जर्नल विल पर आधारित जो विधियां हैं, जो नियम हैं, उनके आधार पर समाज का, राजनीतिक समाज का संचालन होना चाहिए। और उसी में वही ऐसी आदर्श स्थिति है राज्य की, समाज की। लेकिन ये सर्वानुमति का प्रश्न तो बहुत जटिल है। इसका सृजन तो बहुत ही जटिल कार्य है, असंभव सा कार्य है। हर प्रश्न पर हमेशा सर्वानुमति बनी रहे, ये तो एक हास्यास्पद तर्क है। तो ये भी एक समस्या है रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत के साथ। फिर वो एक और दुविधा में डाल देता है। वो कहता है कि द जर्नल विल इज़ ऑलवेज राइट एंड टेंड्स टू पब्लिक एडवांटेज, कि जो सामान्य इच्छा है वो सदैव सही होती है, राइट होती है। अब हम लोग भली प्रकार से जानते हैं कि हर समाज में राइट को लेकर बहुत सारे व्यू पॉइंट्स होते हैं कि क्या उचित है, क्या सही है, क्या श्रेष्ठ है। कोई भी प्रश्न हो, राइटनेस जो है किसी भी चीज़ की सत्यता, उसकी श्रेष्ठता को लेकर कई मत मतांतर किसी समाज में होते हैं। और प्रायः ये भी देखने में आता है कि जो विभिन्न मत हैं उनमें से कई मत ऐसे भी हैं जो कि समान रूप से ठीक हैं लेकिन आपस में भिन्न हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मानना कि जो जर्नल विल कहेगी वही राइट है, वही सही है, ये उचित नहीं है। और ऐसे जबकि क्योंकि मनुष्यों में मति भिन्नता होती है, दृष्टिकोण की भिन्नता होती है, रुचि वैचित्र होता है, बुद्धि वैचित्र होता है, तो ऐसे समाज में ये हम कल्पना कर लें कि हमेशा वो समाज एक ही दिशा में निर्णय करेगा और एक सत्य है और सत्य तक हमेशा समाज पहुंच जाएगा, तो ये भी बात समझ से परे है। दूसरी बात यह है कि कम से कम हम ये मानते हैं कि दो प्रकार के वर्ग तो समाज में होते ही हैं, एक अल्पसंख्यक और एक बहुसंख्यक। तो अगर जर्नल विल हमेशा सही है और जर्नल विल जो तय करती है वही सही और श्रेष्ठ होता है, तो मान लिया कुछ 2-4% लोग उससे नहीं भी सहमत हैं, तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट है कि समाजों में डिसेंट के लिए, मतभेद के लिए, असहमति के लिए कोई स्थान नहीं। और ये असहमति जो है, जो डिसेंट है, वो अक्सर क्रिएटिविटी का स्रोत होती है, सृजनात्मकता का स्रोत होती है। लेकिन रूसो जब ये कहता है कि जर्नल विल हमेशा सही होगी और वहाँ पर एक भी आदमी या 2-4 लोग भी नहीं होंगे अल्पसंख्या में जो कि उस धारणा से असहमत हों और किसी दूसरे सत्य को मानते हों, तो इसका तो एक ही तरीका है कि आप या तो
सामान्य जो बहुमत का विचार है उसको आप अल्पमत के ऊपर थोपिए, ला दिए। और वो कहता भी है कि लोगों को बाध्य किया जा सकता है। और या फिर आप ये मानेंगे कि ऐसे समाजों में असहमति के लिए, मतभिन्नता के लिए कोई स्थान नहीं, और मतभिन्नता और असहमति बुरी चीज़ें हैं, इनके द्वारा मनुष्य का अहित होता है। तो ये जो रेजिमेंटेशन, जो एक रेजिमेंटेशन वो चाहता है इस धारणा के द्वारा, वो तो जो टोटलिटेरियन सोसाइटीज़ होती हैं, जो ऑथोरिटेरियन सोसाइटीज़ होती हैं, उनकी विशेषता होती है। किसी भी जीवंत समाज में अनेक मत होते हैं और इसलिए मत भिन्नता होना एक स्वाभाविक मानवीय स्थिति है, स्वाभाविक सामाजिक स्थिति है। लेकिन रूसो इसकी उपेक्षा करता है या इसकी अनुमति नहीं देता। तो ये भी एक समस्या उसके सामान्य इच्छा के सिद्धांत में है। और फिर ये होता है कि, तो कहने का मतलब ये है कि सही क्या है, इसका डिटर्मिनेशन करना, इसका निर्धारण करना बहुत जटिल कार्य होता है। और उसको लेकर समाज में हमेशा से, विभिन्न समाजों में हमेशा से बहस होती रही हैं, डिबेट्स होती रही हैं, और अन्य अनेक प्रकार के संप्रदाय प्रचलन में रहे हैं, विचार प्रचलन में रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्य का निर्धारण करना, श्रेष्ठ का निर्धारण करना इतना कठिन, इतना आसान काम नहीं होता है। और फिर ये है कि व्यक्ति के अंतःकरण की महत्ता को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, कि बहुत सारे लोग बहुत ऑनेस्टली डिसएग्री करते हैं। जैसे कि अगर हम इतिहास पर दृष्टि डालें, और जिसका दृष्टांत जे.एस. मिल ने दिया भी है, कि सुकरात का जो दृष्टिकोण था वो एथेंस के संपूर्ण समाज के विरुद्ध था, लेकिन सुकरात उस पर डटा रहा, अपने सिद्धांत के लिए, अपने विचार के लिए उसने अपना बलिदान भी किया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मानवता के, सभ्यता के विकास में या उसके निर्माण में सुकरात जैसे लोगों की कितनी महत्ता है, कितना उनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह से ईसा का भी दृष्टांत दिया जाता है, और ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं कि जहाँ एक व्यक्ति ने अपने अंतःकरण को प्राथमिकता दी, बजाय इसके कि वो पब्लिक ओपिनियन या लोगों का, समाज के बहुमत का या समाज के बड़े भाग का क्या विचार है, इसकी ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये जो इंडिविजुअल कॉन्शियंस का सवाल है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर ये है कि सामान्य इच्छा का मान लिया अगर सृजन हो भी जाए, तो उसको अभिव्यक्त कैसे किया जाएगा? यानी उस जर्नल विल को कॉन्क्रीट रूप से अप्लाई करने का काम कौन करेगा? और दूसरा सवाल यह है कि जो लोग उस जर्नल विल को कॉन्क्रीटाइज करने का काम करेंगे, उसको कार्य रूप में परिणत करने का काम करेंगे, क्या वे उसको कार्य रूप देने में कुछ मैनिपुलेशन या कुछ डिस्टॉर्शन नहीं करेंगे? ये भी एक सवाल उठता है। मान लिया सरकार है, वो जर्नल विल को लागू करेगी या जर्नल विल के आधार पर समाज का संचालन करेगी, तो ये हम कैसे मान लें कि जो लोग सरकार में बैठे हैं वे पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ जर्नल विल को इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे? तो ये भी एक समस्या है कि जर्नल विल का इमर्ज करना
और जनरल विल को कॉन्क्रिटाइज करना, एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, ये दो अलग चीज़ें हैं। और रूसो ने इस दूसरे पक्ष पर विचार नहीं किया है, केवल उसने जनरल विल के फार्मूलेशन पर विचार किया। ये जो, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में जो खतरे निहित हैं उनकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। तो इस आधार पर रूसो के जो सामान्य इच्छा के सिद्धांत की बहुत आलोचनाएं होती रही हैं, और ये न केवल अमूर्त है बल्कि बहुत सारे विरोधाभासों से, विसंगतियों से युक्त सिद्धांत है। और इसलिए विद्वत जगत में जनरल विल के स्वरूप को लेकर, उसके नेचर, कैरेक्टर और उसके इम्प्लिकेशंस को लेकर बहुत सारी बहसें होती रही हैं। तो एक पक्ष ये भी है जो कि उसकी समीक्षा में महत्वपूर्ण है। फिर जो उसका एक बड़ा, जो उसने पैराडॉक्स पेश किया फ्रीडम और अथॉरिटी का, और जिसमें उसने कहा कि मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री। अब ये भी आलोचना का विषय रहा है और इसकी भी बहुत आलोचना हुई है। पहली बात तो ये है कि अगर समाज सामान्य इच्छा पर आधारित है और सबकी रियल विल्स पर सामान्य इच्छा का निर्माण हो रहा है, यानी हर व्यक्ति की रियल विल उस जनरल विल में शामिल है और उसके आधार पर शासन का संचालन या राज्य का संचालन हो रहा है, तो सवाल ये उठता है कि फिर कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा के विरुद्ध जाएगा ही क्यों? जब हमने सामान्य इच्छा के सृजन में भाग लिया है, तो एक बार जब सामान्य इच्छा का सृजन हो गया या उसके आधार पर कानून और नियम बन गए, व्यवस्थाएं बन गईं, तो फिर हम स्वाभाविक रूप से उनका पालन भी करेंगे, क्योंकि उसमें हमारी इच्छा भी शामिल है। तो किसी को फोर्स करने की आवश्यकता ही क्यों, कब, कैसे हो सकती है? क्योंकि माई रियल विल इज आल्सो प्रेजेंट इन द जनरल विल। तो अब हमको कोई फोर्स करे, इसके लिए तो बात ही सोचना अनुचित है, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम ये मान लें कि नहीं, कभी कभार व्यक्ति अपनी रियल विल से भटक जाता है और उसको सामान्य इच्छा, ऐसी स्थिति में सामान्य इच्छा उसको बाध्य करे, उसका मार्गदर्शन करे, उसके लिए शक्ति का प्रयोग करे, तो ऐसा करना ज़रूरी भी हो जाता है, मान लिया। तो अब ये है कि इसका तो मतलब ये है कि सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा है। सब सामान्य इच्छा का स्वरूप जो है वो मेजॉरिटेरियन है, यानी अब वो एक नया अंतर पैदा हो जाता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का, कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को फोर्स कर सकती है कि वो मेजॉरिटी के हिसाब से काम करे, बहुमत के हिसाब से काम करे। और इसमें कोई शक्तिशाली नेता या कोई शक्तिशाली सरकार कहेगी कि नहीं, जो चीज़ें बहुमत के आधार पर तय हो गई हैं, लिहाजा अब हम जो भी करेंगे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जिसको कि हम लोग टिरैनी ऑफ द मेजॉरिटी भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो बहुमत का अत्याचार, इसका मार्ग प्रशस्त होगा। तो अब ये जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं सामान्य इच्छा के सिद्धांत के, वे भी आलोचना के विषय रहे हैं। और इसलिए सेबाइन ने महत्वपूर्ण बात कही है, फोर्सिंग ए मैन टू बी फ्री इज ए यूफेमिज्म फॉर मेकिंग हिम ब्लाइंडली ओबीडियंट टू द मास और द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी।
कि ये कहना कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, वस्तुतः ये एक यूफेमिज्म है, यानी एक वो क्या नाम मास्क है कि जिसके द्वारा जो मेजॉरिटी है या जो स्ट्रांग लीडर है या जो स्ट्रांग गवर्नमेंट है वो असहमति रखने वालों को अपने इशारे पर नचाना चाहती है। जनरल विल का मास्क लगा के, सामान्य इच्छा का मुखौटा लगा के वो इस तरह से लोगों को अपने इशारे पर चलाना चाहती है। और वो कोई गवर्नमेंट हो सकती है, कोई लीडर हो सकता है। तो इसलिए ये जो बात है कि इससे सत्ता और स्वतंत्रता का सामंजस्य नहीं होता, जैसा कि उसने क्लेम किया कि जनरल विल जो है वो फ्रीडम और अथॉरिटी के विरोध का सामंजस्य कर देती है। क्योंकि जब आप जनरल विल को मानते हैं तो या जनरल विल की अथॉरिटी को आप मानते हैं तो वस्तुतः आपकी स्वतंत्रता की वृद्धि होती है। स्वतंत्रता आमतौर से सत्ता जो है वो स्वतंत्रता के लिए खतरा होती है, स्वतंत्रता को कम करती है। लेकिन क्योंकि सत्ता जनरल विल पर आधारित है तो ऐसी सत्ता जो भी कहती है अगर हम उसको मानते चले जाएं तो वो हमारी स्वतंत्रता की वृद्धि हो रही है, बल्कि उसको ना मानना अपनी स्वतंत्रता को समाप्त करना होता है। तो ये जो तर्क है वो समझ से परे है, क्योंकि हमेशा अथॉरिटी जनरल विल के हिसाब से एक्सरसाइज की जाएगी। हमेशा जो लोग सत्ता में हैं वो सामान्य इच्छा को अंगीकार करेंगे या कभी उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसको तो स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ अथॉरिटी होती है वो उस अथॉरिटी का एक एरोगेंस भी होता है, और वो एरोगेंस आमतौर से अथॉरिटी का मिसयूज़ करने के लिए शासकों को प्रेरित करता है। और ऐसे शासक स्वतंत्रता को बढ़ाने वाले नहीं बल्कि स्वतंत्रता के लिए खतरा बन जाते हैं। तो इसलिए रूसो ने बहुत ही सिंपलिस्टिकली बड़ा सरलीकरण कर लिया सत्ता और स्वतंत्रता के संबंध का। वो संबंध, दोनों का संबंध, अंतर संबंध काफ़ी जटिल है, उसको इतने सिंपली आप रिड्यूस नहीं कर सकते। और फिर वो कार्यपालिका की शक्ति को महत्वहीन बना देता है, उसका जो जनरल विल का सिद्धांत है। क्योंकि वो कहता है कि जो जनरल विल है उसके हिसाब से एग्जीक्यूटिव को काम करना है। सेवाइन लिखते हैं कि एग्जीक्यूटिव एक कमेटी बन के रह जाती है कि वहाँ से सामान्य इच्छा चीज़ें तय करेगी, उसका काम केवल चीज़ों को ज्यों का त्यों लागू कर देना है। अब हम लोग जानते हैं कि शासन तंत्र में कार्यपालिका की अपनी स्वायत्तता होती है और होनी चाहिए, उसकी अपनी महत्ता होती है और होनी चाहिए। लेकिन अगर कार्यपालिका सामान्य इच्छा की केवल सर्वेंट है, अगर वो पूरी तरह से सामान्य इच्छा के प्रति अधीन है, तो शायद उसकी जो अपनी एग्जीक्यूटिव की जो अपनी इम्पॉर्टेंस है या उसकी जो अपनी सेंक्टिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। और ये भी शासन संचालन के हित में नहीं है, क्योंकि शासन संचालन के लिए हमें एक स्ट्रांग और एक इफ़ेक्टिव एग्जीक्यूटिव चाहिए होती है। लेकिन अगर सामान्य इच्छा का मुंह ताकेगी एग्जीक्यूटिव हमेशा, तो फिर वो तो बहुत ही कमज़ोर एग्जीक्यूटिव होगी, बहुत ही वीक और सब्जर्विएंट एग्जीक्यूटिव होगी। वो शासन किस प्रकार से करेगी या सामान्य इच्छा को भी ठीक से वो लागू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये कहना मुश्किल है। फिर जो रूसो ने अंतिम बात ये है कि रूसो ने कहा कि राज्य छोटे होने चाहिए। उसने एक जगह उल्लेख किया कि लगभग 20,000 की आबादी राज्य की होनी चाहिए।
क्योंकि राज्य अगर छोटे होंगे, कम्युनिटेरियन स्टेट्स होंगे, तो वहाँ पर जनरल विल इमर्ज कर सकती है। बड़े राज्यों में सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती या ठीक से नहीं हो सकती, तो वो छोटे राज्यों का पक्षधर है। लेकिन इतिहास के अध्ययन से हम लोग भली प्रकार से जानते हैं कि छोटे राज्यों की अपनी समस्याएं होती हैं, उनकी अपनी दुश्वारियां होती हैं, उनकी अपनी जटिलताएं होती हैं। यूनान और रोम में, और रिपब्लिकन रोम भी छोटे राज्यों का दौर था। यूनान में भी छोटे राज्य थे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि उनमें भी आपस में बहुत फैक्शनलिज्म था, गुटबंदी थी। और ऐसी गुटबंदियाँ वो ऐसा नहीं कि बड़े राज्यों में होती हैं, छोटे राज्यों में भी गुटबंदियाँ होती हैं। और अगर गुटबंदियाँ हैं तो फिर पर्टिकुलर विल्स प्रिवेल करेगी, जनरल विल कभी इमर्ज कर ही नहीं पाएगी। तो जनरल विल इमर्ज ना कर पाए, इसकी संभावना छोटे राज्यों में भी उतनी ही है जितनी कि बड़े राज्यों में। तो एक तो ये है कि केवल राज्य के आकार प्रकार से राज्य के आकार प्रकार का जनरल विल के निर्माण से संबंध नहीं है, क्योंकि छोटे राज्यों की भी अपनी जटिल समस्याएं होती हैं, गुटबंदियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को करने की उनकी सामर्थ्य भी नहीं होती। तो इसलिए वहाँ भी सामान्य इच्छा का प्रगटीकरण हो पाए, यह सदैव संभव नहीं है। एक समस्या तो ये है। दूसरा फिर ये है कि ये जो जनरल विल का कॉन्सेप्ट है, ये आधुनिक राज्यों में तो कतई लागू नहीं होता, क्योंकि बड़े विशालकाय राज्य हैं, बड़ी जटिल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, भूभाग की दृष्टि से विशालकाय हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विशालकाय हैं। तो इसका मतलब ये है कि रूसों के सामान्य इच्छा के सिद्धांत पर ये राज्य आधारित हो ही नहीं सकते, और रूसों के अनुसार ये सब इलेजिटिमेट स्टेट्स हैं, अवैध राज्य हैं, क्योंकि वे सामान्य इच्छा पर आधारित नहीं है। तो अब इस तर्क को भी स्वीकार करना कठिन है। तो इन सब विसंगतियों के कारण, विरोधाभासों के कारण रूसों के विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों की बड़ी कटु आलोचनाएं होती रहीं। अंत में कुछ जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं राजनीतिक चिंतन के इतिहास में, तो कुछ निष्कर्ष जो निकलते हैं उनकी ओर अब हमें संकेत करना है। रूसों का गहरा प्रभाव पड़ा न केवल राजनीतिक चिंतन पर, बल्कि राजनीतिक घटनाक्रम पर भी। और सबसे बड़ा प्रभाव तो उसका 1789 की फ्रांस की क्रांति पर माना जाता है। वैसे तो फ्रांस की राज्य क्रांति के बौद्धिक जनक कई और लोग भी थे, मॉन्टेस्क्यू को भी माना जाता है, लेकिन रूसों का भी फ्रांस की क्रांति के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि रूसों ने जिस प्रकार के शोषण और अलगाव का चित्रण किया आधुनिक राज्यों में, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने कहा कि जो आज के राज्य हैं वे शोषण और अलगाव से पीड़ित हैं। तो वो स्थिति 18वीं शताब्दी के फ्रांस में था। एक्सप्लॉयटेशन भी था, एलिनेशन भी था, और उसके विरुद्ध क्रांति हुई। और उस क्रांति के बाद उसके जो सबसे बड़े नायक थे वो रॉब्सपियरे, वो रूसों के बड़े प्रशंसक थे। रॉब्सपियरे के बारे में कहा जाता है कि वो रूसों के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा अपने साथ रखता था। तो रॉब्सपियरे ने भी रूसों के सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए फ्रांस की व्यवस्था को स्थापित करने का दावा किया। रॉब्सपियरे ने अंततः ये भी कहा कि मेरी इच्छा ही सामान्य इच्छा है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से सामान्य इच्छा के सिद्धांत का रॉब्सपियरे ने आतंक का राज्य कायम करने में उपयोग किया। यानी जो जनरल विल का कॉन्सेप्ट था
वो रॉब्सपियरे के हाथों में रेन ऑफ टेरर का पर्याय बन गया या रेन ऑफ टेरर का जनक बन गया। तो फ्रांस की राज्य क्रांति पर एक प्रकार से, यानी फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, विशेष तौर से जो रॉब्सपियरे था, वो दावा तो करता है कि उसने रूसो से प्रेरणा ली और वो समाज को स्वतंत्रता पर आधारित बनाना चाहता है, सामान्य इच्छा पर आधारित बनाना चाहता है, एक वैध राज्य की स्थापना करना चाहता है, लुई शासकों के अत्याचार से मुक्त करना चाहता, लेकिन वस्तुतः उसने एक नए प्रकार का शोषण और अलगाव स्थापित किया, एक रेन ऑफ टेरर फ्रांस में स्थापित हुआ। तो एक प्रकार से उसने रूसो की मान्यताओं को विकृत करने का काम किया। फिर रूसो का प्रभाव टॉमस पेन पर भी माना जाता है, जो कि बहुत बड़े राजनीतिक विचारक थे। रूसो के राजनीतिक विचारों का प्रभाव टॉमस जेफरसन, जो कि बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उनके ऊपर भी माना जाता है। और फिर 20वीं शताब्दी के अमेरिका के एक बड़े व्यावहारिकतावादी विचारक, एक प्रैग्मेटिक थिंकर जॉन डीवी, तो जॉन डीवी भी रूसो की रचनाओं से बहुत प्रभावित थे। इरविंग बेविट भी रूसो के विचारों से बहुत प्रभावित थे, जो कि 20वीं शताब्दी के एक बड़े दार्शनिक थे। तो इस प्रकार से रूसो का राजनीतिक घटनाओं और राजनेताओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन जो दूसरा जो उसका पक्ष है, जो कि ज़्यादा उल्लेखनीय है, वो ये है कि विचार जगत पर रूसो का क्या प्रभाव पड़ा। पहली बात तो यह है कि जो एक एज ऑफ एनलाइटनमेंट के खिलाफ जो प्रतिक्रिया हुई, जिसको रोमांटिसिज्म कहा जाता है, भावनावाद कहा जाता है, रूसो उस रोमांटिसिज्म का एक प्रमुख प्रतिपादक था। यानी जो रोमांटिक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है, एक प्रकार से रूसो उसका जनक था, उसका प्रारंभ करता था। और इस रोमांटिसिज्म की जो मान्यताएं थीं, वो इनलाइटनमेंट की जो मान्यताएं थीं, प्रबोध काल की जो मान्यताएं थीं, उनके एकदम विरुद्ध था। और इसलिए रूसो 18वीं शताब्दी के चिंतन की जो मुख्य धारा थी, उसका बहुत बड़ा आलोचक था, उसका बहुत बड़ा क्रिटिक भी था। रूसो ने बुद्धि के स्थान पर भावना की महत्ता को स्थापित किया। शहरों के और सभ्यता के जो शान शौकत वाले, तड़क भड़क वाले जीवन के स्थान पर एक सिंपल और नेचुरल लाइफ की मान्यता का प्रतिपादन किया। और इसलिए वो बार बार कल्ट ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की ओर वापस देखता है कि प्राकृतिक दशा में मनुष्य का जीवन कितना सरल था, सहज था, और जो सभ्य समाज में जिस प्रकार की कृत्रिमता, जिस प्रकार की तड़क भड़क, जिस तरह की विलासिता देखने को मिलती है, उसका वो मुखर आलोचक था और उस सिंप्लिसिटी को, उस नेचुरलनेस को रिस्टोर करना चाहता था। फिर सामूहिक जीवन की महत्ता, कम्युनिटी का सिग्निफिकेंस, क्योंकि एज ऑफ एनलाइटनमेंट का जो एम्फेसिस था वो इंडिविजुअलिज्म की दिशा में था, व्यक्तिवादी था। प्रबोध काल की जो धारा थी वो व्यक्तिवाद की ओर प्रवाहित हो रही थी। व्यक्तिवाद के स्थान पर रूसो ने समुदायवाद, समुदाय की महत्ता, उसकी आवश्यकता, कम्युनिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, ग्रुप लाइफ कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी आनंददायक है, इसका प्रतिपादन किया। और यही जो ग्रुप लाइफ है, ये जो इमोशनल बॉन्ड्स समाज के विभिन्न लोगों के बीच में, उनके बीच जो भावनात्मक संबंध हैं, उनका कितना महत्व है, और उसी से जो पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति का जो भाव है वो भी सृजित होता है। तो ये जो सब पक्ष हैं जिनका कि चित्रण हमें रूसो की रचनाओं में प्राप्त होता है, ये सब एक नए प्रकार की राजनीति और एक नए प्रकार की समाज नीति का प्रतिपादन करने वाले पक्ष हैं,
इसलिए उसको रोमांटिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स या रोमांटिसिज्म का एक सशक्त प्रतिपादक माना जाता है। बाद में इस रोमांटिसिज्म का बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा, राजनीति पर भी, साहित्य पर भी, दर्शन पर भी। और इंग्लैंड में हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड में साहित्य के क्षेत्र में एक पूरा रोमांटिक मूवमेंट या रोमांटिसिज्म की धारणाओं पर आधारित साहित्य और काव्य का सृजन हुआ, जिसमें बहुत बड़े बड़े कवि हुए, जैसे कि टॉमस ग्रे या वर्ड्सवर्थ जैसे लोग। जर्मनी में भी जो रोमांटिसिज्म आया, उसका भी रूसो को प्रिकर्सर या अग्रज कहा जाता है, जैसे श्लीमार्कर था। यहाँ तक कि कैंट भी, जो कि वैसे तो बुद्धिवादी था, उसने भी रूसो के ऋण को स्वीकार किया है, रूसो के महत्व को स्वीकार किया। और कैंट के बारे में कहा जाता था कि उसके कक्ष में केवल एक ही चित्र था, लगा रहता था, और वो रूसो का था। कैंट ने कहा कि मुझे अपनी इस गलती का एहसास कि मनुष्य स्पेक्युलेटिव बीइंग है या मनुष्य लॉजिकल बीइंग है, ये जो मैं आज तक माने बैठा था कि मनुष्य बुद्धि और तर्क से चलने वाला प्राणी है, ये मान्यता गलत है। और इसका एहसास मुझे रूसो ने कराया, ऐसा इमैनुअल कैंट ने लिखा है कि और रूसो से ही मैंने सीखा कि मैन इज़ मोर देन ए स्पेक्युलेटिव एंड लॉजिकल बीइंग, कि बुद्धि और तर्क से आगे भी मनुष्य के अंदर कई विशिष्टताएं हैं, विशेषताएं हैं, और उनका भी बड़ा महत्व है। इस संदर्भ में जो कैंट के शब्द हैं वो उदाहरणीय हैं। वो कहता है कि एट वन टाइम आई थॉट दैट लर्निंग कुड बी द ग्लोरी ऑफ ह्यूमैनिटी, कि एक समय मेरा ऐसा मानना था कि ज्ञान प्राप्त करना ही मानवता का साध्य होना चाहिए, जो कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट की मूलभूत मान्यता थी, बुद्धि का विकास। एंड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट वल्गर, और सरल सहज जीवन से मैं घृणा करता था। यानी जो नेचर के, प्रकृति के निकट रहकर जो जीवन जिया जाता है, सरल सहज, एक जिसमें सौंदर्य बोध है, सहानुभूति का भाव है, इस प्रकार के जीवन को मैं वल्गर मानता था, निकृष्ट मानता था। रूसो पुट मी राइट, रूसो ने मुझे सही मार्ग दिखाया। दिस ड्रेजलिंग वैनिटी इज डिसिपेटेड, और मेरी ये वैनिटी जो थी, मेरा जो अहंकार था कि बुद्धि को इतना प्रमुख मानता था, जो मेरा ये जो दंभ था, वो टूट गया। दिस ड्रेजलिंग वैनिटी इज डिसिपेटेड, आई हैव लर्न्ड टू ऑनर मैन, अब मैंने सामान्य व्यक्ति को, सरल सहज मनुष्य को महत्व देना सीख लिया। यानी एज ऑफ एनलाइटनमेंट ने जिस सिविलाइज्ड मैन का चित्र पेश किया, जो कि बुद्धि से संचालित है, जिसके जीवन में इसके कारण बड़ी प्रकार की कृत्रिमताएं आ गई हैं, अहंकार आ गया है, अपने को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति आ गई है, उन सब से, उस दृष्टिकोण से मुझे मुक्त करने वाला रूसो था, ऐसा उसका मानना है। तो इसलिए कैंट जैसे रैशनलिस्ट थिंकर ने भी रूसो के महत्व को और उसके योगदान को स्वीकार किया। इस दृष्टि से भी चिंतन के इतिहास में रूसो का महत्व, और फिर हीगल का जो आइडियलिज्म है,
हीगल के आइडियलिज्म पर भी रूसो का प्रभाव देखा जा सकता है। हीगल ने जिस ऑर्गेनिक कम्युनिटी की बात की है, या हीगल ने व्यक्ति को एक सोशल डिपॉजिट जो माना है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक समाज निहित है, एक समाज विद्यमान है। कोई व्यक्ति केवल व्यक्ति नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के अंदर एक समाज है, यानी इंडिविजुअल एज ए सोशल डिपॉजिट। तो जो उसने समाज और राज्य के स्वरूप को स्वाभाविक माना, आंगिक माना, व्यक्ति को सामाजिक प्राणी माना, उदारवादियों की तरह या एज ऑफ एनलाइटनमेंट के प्रतिपादकों की तरह व्यक्ति को बुद्धिवादी नहीं, एकाकी नहीं, बल्कि सामाजिक प्राणी माना, जिसके अंदर सहानुभूति है, प्रेम है, त्याग का भाव है, दूसरों के दुख में दुखी होने का भाव है। तो इस तरह से जो उसने रूसो की जो मान्यताएं थीं, इनको हीगल ने भी स्वीकार किया, और ख़ास तौर से सामान्य इच्छा के सिद्धांत का उसका एक दूसरे तरीके से प्रभाव पड़ा, क्योंकि हीगल के चिंतन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है वोल्कजीस्ट का, स्पिरिट ऑफ द नेशन, कि स्पिरिट ऑफ द नेशन या वोल्कजीस्ट के ऊपर राज्य का संचालन होना चाहिए। देश का मूल तत्व, राष्ट्र का मूल तत्व, राष्ट्र की आत्मा, ये हर कार्य व्यवहार, हर नीति कार्यक्रम में झलकती है। तो ये जो स्पिरिट ऑफ द नेशन है, ये वस्तुतः जनरल विल का ही रीस्टेटमेंट है, पुनर्कथन है। हीगल अपने तरीके से इसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार से तो जैसा कि सिबली ने निष्कर्ष निकाला अपनी व्याख्या में कि रूसो एक ऐसा लिंक है कि जो रूसो व्यक्तिवादी और अनुबंधवादी परंपरा और राज्य की समष्टिवादी या स्वाभाविक परंपरा के बीच की एक कड़ी है, एक लिंक है। यानी रूसो के एक तरफ व्यक्तिवादी हैं, अनुबंधवादी हैं, और लेकिन रूसो के बाद हमें एक ऐसे चिंतन और दर्शन का उदय देखते हैं, चाहे वो बर्क हों, चाहे वो हीगल हों, कि जो कि समष्टिवादी हैं, समुदायवादी हैं, स्वाभाविकता के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए वो उन दोनों के बीच में खड़ा है, उन दोनों के बीच की एक कड़ी है, एक लिंक है, ऐसा मलफोर्ड सिबली मानते हैं। तो ये सब पक्ष हैं। अब दूसरी बात यह है कि जैसा कि सभी विद्वानों ने इस बात को कहा है कि रूसो के चिंतन में इतने अंतर्विरोध हैं, इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं या इतनी एम्बिग्यूइटीज़ हैं कि वो हमको कई दिशाओं में ले जाता है और उससे कई प्रकार की विचारधाराओं की उत्पत्ति होती है। रूसो टेक्स अस इनटू मैनी डायरेक्शंस। रूसो उदारवादी और लोकतंत्रवादी भी है। उसके चिंतन में, उसके ग्रंथों में कुछ ऐसे विचार हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जो कि उसको उदारवादी और लोकतंत्रवादी बनाते हैं। उसके चिंतन में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो कि उसको सर्वाधिकारवादी बताते हैं, जिनके आधार पर हम रूसो को सर्वाधिकारवादी चिंतन या टोटलिटेरियन थिंकर भी कह सकते हैं। उसके चिंतन में कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके कारण उसको समाजवादी भी कहा जाता है, सोशलिस्ट भी कहा जाता है, और उसके चिंतन में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनके कारण उसको राष्ट्रवादी या नेशनलिस्ट भी कहा जाता है। यानी अनेक प्रकार की विचारधाराओं के बीज हमें रूसो के चिंतन में प्राप्त होते हैं। तो इसलिए वो हमको कई दिशाओं में वो ले जाता है। अब उसके चिंतन की
अस्पष्टता कहिए या उसके चिंतन का के अंतर्विरोध कहिए, लेकिन उसका ये परिणाम हुआ कि रूसो को विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, उसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या की। जैसे कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसके आधुनिक काल में, उसके सृजन में, उसकी उत्पत्ति में रूसो का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि रूसो का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, यानी राज्य का आधार इच्छा है, जैसा कि ग्रीन ने बाद में कहा कि राज्य का आधार इच्छा है, सहमति है जनता की। राज्य शक्ति से संचालित नहीं होते, राज्य का आधार इच्छा और सहमति होता है। तो ये आधुनिक लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है मॉडर्न डेमोक्रेसीज का, और रूसो इसका प्रतिपादन करता है और वो कहता है कि हाँ, राज्य जो है, राज्य का आधार इच्छा ही होती है, सामान्य इच्छा ही होती है, और सामान्य इच्छा के अंतर्गत ही कार्यपालिका को सदैव रहना चाहिए, उसके निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो ये जो कलेक्टिविस्ट डेमोक्रेसी है, जो समष्टिवादी लोकतंत्र का विचार है, ये समष्टिवादी लोकतंत्र का विचार या ये जो कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी का जो विचार है, कम्युनिटेरियन पॉलिटी का जो विचार है, उसके बीच रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत में विद्यमान है। और इसका राजनीतिक चिंतन के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को मानने वाले विचारकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन साथ साथ रूसो सर्वाधिकारवादी भी माना गया, और टालमन ने एक किताब ही इस विषय पर लिखी, राइज ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी। तो टालमन कहते हैं कि टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी के बीज भी रूसो में प्राप्त होते हैं, क्योंकि सामान्य इच्छा को उसने जितना निरंकुश बना दिया है, वस्तुतः वो तो सर्वाधिकारवाद की विशेषता होती है कि जहाँ पर जो शासक है वो निरंकुश होता है, संपूर्ण शक्ति संपन्न होता है, और उसने सामान्य इच्छा के जो लक्षण बताए हैं, जो विशेषताएं बताए हैं, वस्तुतः हर अथॉरिटेरियन स्टेट में शासक उसी तरह से व्यवहार करते हैं। केवल वो एक मास्क लगा देते हैं कि नहीं, हम जो भी कर रहे हैं जनता का समर्थन इसको प्राप्त है, जनता की ऐसी ही इच्छा है, सामान्य इच्छा यही है। तो इसलिए रूसो का के जनरल विल के कॉन्सेप्ट का या उसके चिंतन का सहारा लेकर सर्वाधिकारवादी सिद्धांतों का भी प्रतिपादन हुआ। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका सबसे पहला दृष्टांत तो रॉब्सपियर है, लेकिन उसके बाद हिटलर ने, स्टालिन ने और दूसरे कई अधिनायकों ने रूसो का सहारा लेकर अपने अधिनायकवादी सिद्धांतों का पक्ष पोषण किया। तो इसलिए टालमन कहते हैं कि जो टोटलिटेरियन डेमोक्रेसीज हैं उनका जनक भी रूसो को माना जा सकता है। तो ये भी एक, फिर उसको सोशलिस्ट भी कहते हैं। सेवाइन का विचार है कि वो कोई फुल फ्लेज्ड सोशलिस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसने 2-3 ऐसी मान्यताओं का प्रतिपादन किया है, ख़ासतौर से डिस्कोर्स में, जिससे कि सोशलिज़म की झलक मिलती है। जैसे कि उसने कहा कि प्रॉपर्टी राइट एक समुदाय के अंतर्गत ही होते हैं। ये उसने एक मान्यता प्रतिपादित की कि जो भी किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी, यानी वो नेचुरल राइट्स थियरी का पक्षधर नहीं था, जो कि मानता था कि जो प्रॉपर्टी है वो एक नेचुरल राइट है। उनका ये कहना है कि जो प्रॉपर्टी है वो एक सोशल राइट है। समाज में, समुदाय में ही संपत्ति के अधिकार की परिकल्पना की जा सकती है। फिर उसने सभ्य समाजों के, खास तौर से जो नवोदित पूंजीवादी समाज में जिस प्रकार का शोषण और उत्पीड़न और अलगाव था, उसका जैसे उसने चित्रण किया है डिस्कोर्सेस में,
वो भी वही चित्रण है जिसको कि मार्क्स ने भी प्रस्तुत किया कि किस तरह से इन समाजों में एलिनेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है। तो इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि रूसो में समाजवादी तत्व भी विद्यमान है। तो इसलिए उसको समाजवादी धारा में भी, समाजवादी धारा के प्रतिपादक भी उसको अपनाते हैं, उसमें अपने चिंतन के स्रोत देखते हैं, और फिर उसको राष्ट्रवादी भी माना जाता है, नेशनलिस्ट भी माना जाता है। सेबाइन ने एक महत्वपूर्ण बात कही है इस संदर्भ में। सेबाइन ने कहा है कि ही हिमसेल्फ वॉज इन नो सेंस नेशनलिस्ट, although his philosophy contributed to nationalism, कि अपने में तो वो कोई राष्ट्रवादी नहीं था, कोई इस प्रकार से उसने न कोई लेखन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया, कोई उसकी रचनाओं में ऐसा संकेत या प्रमाण नहीं मिलता कि वो राष्ट्रवादी अपने को राष्ट्रवादी मानता है या राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है, लेकिन उसने राष्ट्रवाद के उदय और विकास में योगदान अवश्य किया है प्रकारांतर से। और वो योगदान कैसे किया है? पहली बात तो यह है कि रूसो प्रबोध काल की जो मानवतावादी धारा थी, जो ह्यूमनिज्म था या जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म था, उससे बिल्कुल असहमत था। यानी अंतर्राष्ट्रीयवाद का प्रबोध काल में जिस प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, इंटरनेशनलिस्ट व्यू पॉइंट प्रतिपादित किया जा रहा था, उससे एक तो वो सहमत नहीं था, और वो व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान का उल्लेख करता है कि हर व्यक्ति की एक आइडेंटिटी, एक नेशनल आइडेंटिटी होती है। और इस संदर्भ में उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन है जिससे ये बात प्रमाणित होती है। उसने लिखा है, टुडे देयर आर नो लॉन्गर फ्रेंचमैन, जर्मन्स, स्पेनियर्ड्स और इवन इंग्लिशमैन। आज ना कोई फ्रांसीसी है, ना जर्मन है, ना स्पेनिश है और ना अंग्रेज़ है। देयर आर ओनली यूरोपियंस। आज सब लोग अपने को केवल यूरोपियन कहते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रवादी कहते हैं। दे आर एट होम वेर एवर देयर इज मनी टू स्टील और वेमेन टू सेड्यूस। वे अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, कोई भी अपनी पहचान स्वीकार कर लेते हैं। तो इस कथन से यह स्पष्ट है कि वो एज ऑफ एनलाइटनमेंट के कॉस्मोपॉलिटिज्म को रिजेक्ट करता है और ये मानता है कि हर एक ग्रुप आइडेंटिटी, एक समूह की, समष्टि की, हर एक की अपनी अपनी पहचान होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो ये भी कहता है कि जो सामान्य इच्छा के लिए जिस तरह के इमोशनल बॉन्ड्स अपेक्षित हैं, जिस प्रकार के बड़े गहरे भावनात्मक संबंध की मान्यता जिसमें अंतर्निहित है, बहुत ही क्लोज इमोशनल बॉन्ड्स, लोग अपने को एक विशिष्ट माने, या जो उसने एक जिस होमोजेनिटी की सजातीयता का वर्णन किया है कि सब लोग एक ही प्रकार से सोचें, व्यवहार करें, रहें, तो ये जो होमोजेनिटी जिसको आगे चल के कल्चरल या दूसरे रिलीजियस स्वरूप दिए गए, तो इस तरह की सजातीयता या इस तरह की के निकट भावनात्मक रिश्तों को जो वो बहुत महत्व देता है एक राज्य के अंतर्गत, और जिससे देशभक्ति के भाव की उत्पत्ति होती है, पेट्रियाटिज्म का भाव उत्पन्न होता है, तो इस कारण भी हम कह सकते हैं कि वो राष्ट्रवाद की मान्यताओं की ओर संकेत करता है। हालांकि अगली शताब्दी में यानी 19वीं शताब्दी में नेशनलिज्म का विचार सिद्धांत के रूप में और व्यवहार के रूप में बड़ा प्रबल रूप से देखने को मिला। हीगल ने राष्ट्रवाद की धारणा का बड़ा स्पष्ट
प्रतिपादन किया। लेकिन रूसो ने उसकी ओर संकेत अवश्य किया है और यही उसके चिंतन की विशिष्टता है। तो ये सब इन सब प्रकार से रूसो की व्याख्याएं होती रही। यानी कुछ लोग उसको लिबरल और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन का प्रतिपादक मानते हैं, कुछ उसको सर्वाधिकारवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादक मानते हैं, कुछ उसको समाजवादी कहते हैं, कुछ उसको राष्ट्रवादी कहते हैं। इन सभी विचारों के बीज उसके चिंतन में विद्यमान हैं और इसलिए रूसो का इतने तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया है, उसका इतने तरीके से उसकी व्याख्या की गई है। अंत में 20वीं शताब्दी के दो बड़े महत्वपूर्ण विचारक हुए। उन्होंने रूसो के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक प्रकार से वो रूसो के चिंतन को हमारे सामने उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, तो उनको हमें समझना है कि वो क्या कहते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात तो 20वीं शताब्दी के और फ्रांस के ही एक बड़े राजनीतिक चिंतक बर्ट्रैंड डी जोवेनेल ने कही। जोवेनेल ने रूसो के विषय में कहा है कि ही वॉज नॉट ओनली इंटेलेक्चुअली अहेड ऑफ हिज टाइम बट इन डायरेक्ट अपोजिशन टू द ट्रेंड ऑफ हिज टाइम, कि वो बौद्धिक रूप से अपने युग से आगे था और केवल आगे ही नहीं था, अपने युग की मूल प्रवृत्तियों के, मूल मान्यताओं के विरुद्ध भी खड़ा था। क्योंकि रूसो ने, हम लोग जानते हैं कि रूसो जो था वो 18वीं शताब्दी के प्रबोध काल की मान्यताओं को अस्वीकार करता और उनके स्थान पर वो एक बिल्कुल ही दूसरी दृष्टि रखता है। यानी जो मॉडर्निटी है, इसकी एक क्रिटिक, आधुनिकता जिन मान्यताओं पर आधारित है उसकी वो एक समालोचना प्रस्तुत करता है अपने चिंतन के माध्यम से। खास तौर से जो प्रोग्रेस का विचार उस समय आ रहा था, रूसो ने कहा कि रूसो उस शब्द का प्रयोग करते करते उसके भाव को भी समझाने का प्रयास करता है। वो कहता है कि ये प्रबोध काल के विचारक प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं कि आधुनिक मनुष्य जो है वो प्रगति की ओर उन्मुख है। लेकिन प्रोग्रेस है क्या? क्या जब हम प्राकृतिक दशा में जिस प्रकार का जीवन मनुष्य व्यतीत करता था उसको श्रेष्ठ माना जाए, या आधुनिक सभ्यता में जो मनुष्य रह रहा है जिसकी अनेक जटिलताएं हैं, अनेक विकृतियां हैं, अनेक विसंगतियां हैं, उसको प्रोग्रेस कहा जाए? ये उसने एक डायलेमा में डाल दिया चिंतन जगत को। तो इस तरह से वो अपने समय से आगे था, क्योंकि उसका समय जिन मान्यताओं को स्वीकार कर रहा था या कर चुका था, रूसो ने उससे बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। और जोवेनेल कहते हैं कि यही उसकी दुर्दशा का भी कारण बना, क्योंकि वो अपने युग की मूल धारा के विरुद्ध था, इसलिए उपेक्षित रहा, अपमानित रहा। बल्कि उसका जो अंत समय था वो बहुत ही दयनीय दशा में बीता। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दृष्टिकोण प्रतिपादित कर रहा था जो कि उसके युग को मान्य नहीं था। तो इसलिए न केवल वो अपने युग से आगे था, बाद में हम लोग जानते हैं कि आधुनिकता के ऊपर एक पूरा विमर्श हुआ और आज एज ऑफ एनलाइटनमेंट की, आज उत्तर आधुनिक काल में एज ऑफ एनलाइटनमेंट की सभी मान्यताओं की समीक्षा हो चुकी है और उनको बहुत ही दूषित और दोषपूर्ण ठहराया जा चुका है। लेकिन रूसो ने उस समय उस एज ऑफ एनलाइटनमेंट की दुर्बलताओं को समझ लिया था और उसने अपने चिंतन में उनका विरोध भी किया, उनकी आलोचना भी की, लेकिन उसका दौर उसके महत्व को नहीं समझ पाया। तो एक तो बर्ट्रैंड डी जोवेनेल ने इस दृष्टि से रूसो की महत्ता का उल्लेख किया है। दूसरे एक और बहुत बड़े विचारक हुए अमेरिका के एलन ब्लूम, 20वीं शताब्दी के।
एलन ब्लूम ने भी एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी रूसो के चिंतन का निष्कर्ष निकालते हुए कही। ब्लूम कहते हैं, रूसो's thought has an externally paradoxical character, seeing at the same time to desire contradictions. रूसो के चिंतन में, ऊपर से देखने में रूसो के चिंतन में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस यानी अंतर विरोध दिखाई पड़ते। ऐसा लगता है कि उसको शायद अंतर विरोधों का शौक था, उसने जानबूझ के ये अंतर विरोध पैदा कर दिए। वो अंतर विरोध क्या है? वर्च्यू और सॉफ्ट सेंटिमेंट का अंतर विरोध, पॉलिटिकल सोसाइटी और स्टेट ऑफ नेचर में क्या स्थिति अच्छी है इसका अंतर विरोध, फिलॉसफी और इग्नोरेंस, ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है और इग्नोरेंस क्या है, अज्ञानता क्या है, इसका अंतर विरोध। तो ये जो द्वंद्व है ये उसके चिंतन में बार बार प्रकट होता है। इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी बताया था कि ये टेंशन्स, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रूसो बार बार प्रस्तुत करता है। लेकिन एलन ब्लूम कहते हैं कि वो हम कहते हैं एक्सटर्नली तो दिखाई पड़ते हैं ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस, लेकिन बट ही इज़ रिमार्केबली कंसिस्टेंट, कि अगर आप ध्यान से रूसो को पढ़ें तो आपको लगेगा कि वो बहुत कंसिस्टेंट, उसका चिंतन बड़ा सुसंगत चिंतन है। क्यों? क्योंकि द कॉन्ट्रडिक्शंस रिफ्लेक्टिंग कॉन्ट्रडिक्शंस इन द नेचर ऑफ थिंग्स, क्योंकि जो कॉन्ट्रडिक्शंस जो हमें रूसो में दिखाई पड़ते हैं वस्तुतः वो उस दौर के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जिनको रूसो केवल रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि वो जो है वो उनको प्रतिबिंबित कर रहा है अपने युग के कॉन्ट्रडिक्शंस को और उनसे रास्ता निकालना चाहता है। कॉन्ट्रडिक्शंस रिफ्लेक्टिंग कॉन्ट्रडिक्शंस इन द नेचर ऑफ थिंग्स brought to light radical consequences of, और दूसरी बात वो कहता है कि he brought to light radical consequences of modernity which men were not previously aware। और दूसरी महत्ता इसी के आगे की बात ये है कि दूसरी महत्वपूर्ण बात रूसो की ये है कि आधुनिकता के दुष्परिणामों की उसने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था कि आधुनिक सभ्यता हमारे लिए क्या जटिलताएं, क्या समस्याएं पैदा कर रही है, इसको उसने भली प्रकार से समझ लिया था, जिसको उसके दौर के लोग नहीं समझ पाए, जो कि उसके दौर के लोग जो कि आधुनिकता पर मुग्ध थे। लेकिन रूसो ने इस आधुनिक सभ्य समाज की जटिलताओं को, विसंगतियों को भली प्रकार से समझ लिया था। इस दृष्टि से रूसो का महत्व है। तो इसलिए एलन ब्लूम कहते हैं कि रूसो में अंतर विरोध नहीं है, रूसो तो अपने दौर के अंतर विरोधों को प्रतिबिंबित करता है और उनसे कैसे बाहर निकला जाए इसका मार्ग भी ढूंढता है। और इस अर्थ में वो आधुनिकता का एक बहुत बड़ा क्रिटिक है, एक बहुत बड़ा समीक्षक है, क्योंकि उसने 18वीं शताब्दी में ही आधुनिकता के दुष्परिणामों को समझ लिया था, जो कि उसके साथ के लोग नहीं समझ पाए। तो इसलिए एलन ब्लूम भी लगभग उसी प्रकार के निष्कर्ष पर आते हैं जो कि बर्ट्रैंड डी जोवेनल ने रूसो के विषय में निकाला। कहने का आशय ये है कि रूसो एक ऐसा विचारक है जिसने दर्शन को, राजनीति को, नीति को एक भिन्न आधार पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। जो कुछ भी उसकी मान्यताएं थीं, जाहिर है वे अपने
अपने युग की मुख्य धारा से मेल नहीं खाती थीं, लेकिन इसके कारण वो बड़ा तिरस्कृत भी रहा, उपेक्षित भी रहा। लेकिन उसने दृढ़तापूर्वक अपनी मान्यताओं को प्रकट किया और यही तथ्य हमें उसे राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक विशिष्ट विचारक बनाता है।